जय हिंद दोस्तों। आज हम 15 एंड 16 सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चंस दिए थे ये उसके आंसर्स हैं, देख लीजिएगा BBAB। एंड ये रहेंगे आपके आज के क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और ये एक मेंस का क्वेश्चन है। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते इसका आंसर भेज सकते हैं। मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं उसका इवैल्यूएशन कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई 20वीं मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग कंक्लूड हुई है गोवा के अंदर, उसके रिलेटेड बातचीत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसका वर्क क्या है। तो यूजुअली मेनली ये इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाता है। जो पोर्ट अथॉरिटी पोर्ट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, ट्रेड एंड कॉमर्स को अच्छा करना, शिप बिल्डिंग या फिर शिप रिपेयर इंडस्ट्री को अच्छा करना, मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखना। तो ओवरऑल सब कुछ जो मेरीटाइम का हम देखते हैं वो सब ये कर लेता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी हम माहिती ले लेते हैं। MSDC तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर काम करता है। ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। मेरीटाइम सेक्टर के अंदर जो भी डेवलपमेंट में हम करना हो तो हम इनसे पूछ से करते हैं वेदर इट इज़ मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। माइनर पोर्ट मतलब नॉन मेजर पोर्ट, दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये बड़ी बड़ी ट्रेड को लेता है, मतलब बड़े वेसल्स यहाँ पे आते हैं मेजर पोर्ट में, यहाँ पे छोटे वेसल्स आ सकते हैं। यहाँ पे मेजर पोर्ट में ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे कम भीड़ होती है। दैट्स इट। अब ये जो डेवलपमेंट काउंसिल है इसको चेयर कौन करेगा? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ईजी। और इसका भी मैंडेट है कि इसको एटलीस्ट 1 इन 6 मंथ्स मिलना ही मिलना है। ओके। साथ ही साथ हम जो मैरीटाइम के लिए कोई पॉलिसी लेके आता है, कोई फ्रेमवर्क लेता है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने में ये मेन रोल करता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन पोर्ट्स बिल एंड सागरमाला प्रोग्राम। ओके, चलिए तो ये 20th मीटिंग हुई, उसमें हमने क्या क्या किया है वो बात जान लेते हैं। तो भाई इंडिया मैरीटाइम सेंटर हम बनाने वाले हैं। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको हम मिला लेंगे ताकि इनोवेशन, नॉलेज शेयरिंग वो सब इजी हो जाए। फिर इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर बनाएंगे। यहाँ पे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी होती है मैरीटाइम के अंदर तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारा ये गोल है कि हम इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बना दें, ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बना दें। कि इसके लिए हम इनिशिएटिव भी लेके आए हैं, रिजॉल्व इन इंडिया। ठीक है, कि भाई इंडिया की थोड़ी नाम ना बढ़ जाए, ठीक है, इज्जत बढ़ जाए कि भाई इंडिया जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब की तरह काम कर रहा है इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। ओके। फिर हम नेशनल सेफ्टी इन पोर्ट्स कमेटी एप्लीकेशन, तो वह अगर पोर्ट के अंदर कोई भी दिक्कतें आती है तो उसका ईजी आपको रेजोल्यूशन मिल जाना चाहिए। इसके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे इसी के अंदर। फिर शोकेस करना है इनोवेटिव स्टेट लेड इनिशिएटिव्स, जैसे कि गुजरात ने पोर्ट ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए कि भाई जहाँ पे पोर्ट है उसी के एरिया में अर्बन डेवलपमेंट करो ताकि जल्दी भी होगा और ईजी भी रहेगा थोड़ा सा। इवन माई एरिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रेजर स्टार्टेड। ड्रेजर क्या होता है? तो जो ओशन के बॉटम में कोई भी चीज़ है उसको लेने के लिए जो हम मशीन का यूज़ करते हैं उसको ड्रेजर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई लार्जेस्ट ड्रेजर हम बना रहे हैं कहाँ पे? तो कोचीन के अंदर। फिर मेगा शिप बिल्डिंग पार्क बना रहे हैं अलग अलग जगह पे कि यहाँ पे हम शिप बनाएंगे। फिर स्टेट की भी रैंकिंग करनी है कि कौन सा स्टेट सबसे अच्छा काम कर रहा है ताकि हेल्दी कंपटीशन बना रहा है। ठीक है, नॉर्मल सब बातें हैं। याद बस आपको एक मेन रखना है यही, इंडिया एज अ ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब, रिजॉल्व इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, बाकी सब आपको यूजुअल है जो पता चल जाता है ऐसे भी। और ये जो दूसरे पॉइंट्स है ना उसको आप इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हो दूसरी न्यूज़ में भी, कि आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि इंडिया को और कैसे डेवलप बनना चाहिए, तो उधर आप ये यूज़ करो ना कि भाई पोर्ट ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आने चाहिए लाइक गुजरात, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज़ है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से उन्होंने रिलीज़ किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, अभी जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है वो 5 पिलर के ऊपर हम मेजर करते हैं, लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन। ये पांचों पिलर के ऊपर हम स्टडी करेंगे भाई कौन कैसा काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे टीयर 1 टू टीयर 5 स्टेट नंबरिंग करेंगे कि भाई ये टीयर 1 में आते हैं, ये टीयर 5 में आते हैं, कौन कैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया भाई? जो इंडिया है वो अमंग रोल मॉडल है और वो टीयर 1 का पार्ट होता है। रोल मॉडल किसको बोलेंगे? जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। ये पांचों के पांचों पिलर के अंदर, ये जो लीगल टेक्निकल पिलर दिखा है, ये पांचों के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं।
फिर ग्लोबल इम्प्रूवमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, हमने देखा कि ऑल ओवर पूरे ग्लोब में साइबर सिक्योरिटी के लिए इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑल द रीजन। फिर एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज, ये जो टीयर 3 और टीयर 4 कंट्रीज़ है इवॉल्विंग और इस्टेब्लिशिंग, वहाँ पे भी हमें भाई एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ये दिखेगा, ये नॉर्मल बात है। इश्यूज़ क्या क्या सामने आ रहे हैं भाई, तो सबसे पहले तो थ्रेट है रैंसमवेयर जैसे, साइबर ब्रीच के जैसे। रैंसमवेयर क्या होता है कि आपका डेटा वो लॉक कर लेंगे और फिर पैसा मांगेंगे, भाई पैसा दे दो, 10 लाख दे दो, 10 लाख आप दे दोगे तो हम आपका डेटा छोड़ देंगे, दैट्स इट। किडनैपिंग के जैसे, बट इसमें डेटा है। आगे प्रेवलेंस ऑफ साइबर कैपेसिटी गैप, यस हमारे पास स्किल्स भी कम है, स्टाफ की भी कमी है और फंडिंग की कमी तो है ही है। फिर ऑपरेटिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, यस हम साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बना तो लेते हैं बट इन ग्राउंड रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, रिकमेंडेशन क्या है भाई, तो सबसे पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कैसे काम करोगे। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए आपके प्रोफेशनल्स की, यूथ की, और फोस्टर कीजिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी होगा नहीं। और दूसरा भी दे रखा है कि और आपको जानना है तो 11 सितंबर 2024 के विजन आइस न्यूज़ को देखना, वहाँ पे इसको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है, I4C करके कुछ है, ये हमारा इनिशिएटिव है, इसके रिलेटेड जो अंदर उसके इनिशिएटिव हम नए लाए हैं, नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उसको डिस्कस किया है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है। चलिए, फिर जो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, किसने निकाली थी, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी ये काम करते हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है और 193 कंट्रीज़ है। और फिर इसको बनाया कैसे गया था भाई, तो 1865 में सब कंट्रीज़ मिली थी उस वक्त पे, और तब उन्होंने बनाया था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। फिर उसका आगे से नाम बदला, फिर हमने नाम ये रख दिया जो भी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ओके, फिर जो इसका दिन है जब इसे बनाया गया था 17 मई को, उसको हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट टेलीकम्युनिकेशन डे कब है, तो 17 मई को, क्योंकि तभी ये बना था, दैट्स इट। फिर हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में पड़ता है। ओके, फिर इनकी कौन कौन सी रिपोर्ट आती है, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, फिर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। ओके, क्वेश्चन कैसा आ सकता है यूपीएससी में कि भाई ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है कि नहीं है, फिर ये कौन से रिपोर्ट निकालती है, और अभी जो ये रिपोर्ट निकला है तो अभी का रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर भाई इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, यूनेस्को ने भाई बोला है कि जो ओपन साइंस है उसमें हमें जो एआई है उसमें हमें प्रिंसिपल अडॉप्ट करने चाहिए ओपन साइंस के भी। ओके, सबसे एआई के बारे में तो आप जानती हो, ठीक है। ओपन साइंस क्या होता है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा साइंस जो सबके लिए ओपन है। सो भाई नॉलेज ओपनली अवेलेबल, एसेसिबल एंड रीयूजेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। ये किसी भी चीज़ की हो सकती है बट साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए ओपन साइंस है। ओके, हम क्यों बोल रहे हैं भाई एआई के अंदर क्यों ज़रूरत है हमें ओपन साइंस के प्रिंसिपल्स डालने की। सबसे पहले तो हम चलो वो देख लेते हैं कौन से प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज़ की। तो भाई क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया। इंटीग्रिटी क्या होती है कि डूइंग राइट वर्क इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग, आप अलग अलग डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि बीइंग ऑनेस्ट थ्रू आउट द टाइम एंड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, टाइम एंड स्पेस, इट्स फाइन, कुछ भी करो, बट इन शॉर्ट ऑनेस्ट रहना किसी भी परिस्थिति में, इट्स इंटीग्रिटी। तो भाई ये हमें लाने की ज़रूरत है। फिर कलेक्टिव बेनिफिट, सबका भला होना चाहिए। फिर इक्विटी एंड फेयरनेस, इक्विटी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, सबसे पहले इक्वलिटी देख लीजिए कि सबको 10-10 रुपये देती है, बच्चा नर्सरी में है उसको भी 10 रुपये दिए, बच्चा स्कूल में है उसको भी 10, और कॉलेज में है उसको भी 10। और इक्विटी क्या होती है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग दिए, कि भाई नर्सरी वाले को 2 रुपये दिए, फिर स्कूल वाले को 5 रुपये दिए, और कॉलेज वाले को 20 रुपये दिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो होती है इक्विटी। तो हम इक्विटी के ऊपर काम करें और फेयरनेस रखें जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर। ओके, फिर आगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए कि हर एक ग्रुप का शख्स आपके अंदर पार्ट, इंक्लूसिव अप्रोच हो,
वो उसका पार्ट हो पाए, ठीक है। और डाइवर्सिटी के अंदर वेरियस नॉलेज, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस सब उसके अंदर इंकॉर्पोरेट होता हो, ठीक है। तो यही बेस्ट अप्रोच होती है ना किसी भी चीज़ की। तो यही हम बोल रहे हैं कि वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ये होने चाहिए। बट क्या एआई के अंदर ये है? डेफिनेटली नॉट। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पे देखा है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव क्राइसिस है। देखो, कोई भी इंसान कोई एआई का टूल बना दिया है, अभी वो एआई का टूल कैसे बनाया, क्या वो डेटा किसी के पास भी अवेलेबल है? नॉट एट ऑल। क्या मैं वो चाहूँ तो बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। तो ये ओपन तो है ही नहीं ना, ये किसी के लिए खुला नहीं है। तो इसमें हमें रिप्रोडक्टिव क्राइसिस देखने को मिलता है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी, तो हम भाई एआई का उल्टा सुल्टा यूज़ करते जा रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं कि कहीं पे ज़्यादा कर दिया, कहीं पे कम, कहीं पे कर ही नहीं रहे। तो जो एआई और नॉन एआई है वहाँ के में कोलाब्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अक्रॉस साइंस हमें एआई का ही अपटेक देखने को मिल रहा है कि भाई यूज़ मारो, यूज़ करो। फिर डेटा चैलेंजेस है हमारे पास, डेफिनेटली। अभी एआई भी किसी ना किसी डेटा के ऊपर काम करता है, राइट। एआई अगर समझ लीजिए कि फॉरेन के अंदर बना है, यूरोप के अंदर बना है समझ लीजिए, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि एआई के अंदर रेसिज्म हो। वो एआई ब्लैक और वाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट करता हो, क्योंकि उधर उसको वही सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एआई जो ह्यूमन से सीखेगा वही अपने अंदर लाएगा, तो सीखने को मिल सकता है। तो भाई बायसनेस हो सकती है एआई के अंदर, वुमन मैन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। एंड लास्ट है चेंजिंग इंसेंटिव्स। हम अभी क्या बोल रहे हैं भाई कि हर जगह आप देखोगे एआई का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो। तो ये भी इंसेंटिव्स है ना, कि आप दूसरे साइंस को इतना तवज्जो नहीं दे रहे हो, इतना पावर नहीं दे रहे हो कि भाई इसके आगे बढ़ो, बट एआई में बोल रहे हो कि एआई में आगे बढ़ो भाई, यही आगे का फ्यूचर है। सो इट इज़ रॉन्ग। एआई इज़ नॉट सोल फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। हमें हर एक फील्ड में काम करना चाहिए। तो क्या बोला है भाई, गुड एट एआई रेदर देन गुड एट साइंस। हम बोल रहे हैं कि एआई के अंदर अच्छा बनो, साइंस के अंदर अच्छा मत बनो। तो ये ओपन साइंस के लिए दिक्कतें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और आप खुद भी अपने आप से सोच सकते हैं, जैसे कि मैं एक बता देता हूँ चलिए, कि इनोवेशन भी हैम्पर होता है। अगर कोई चीज़ हमें एआई ऑलरेडी करके दे रहा है, तो क्या चांस है कि उस फील्ड में कोई इनोवेशन हो? नहीं, नहीं हो सकता है। एआई इज़ यूजिंग ऑल द थिंग्स विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एंड देन इट मेक समथिंग न्यू फ्रॉम इट। तो इनोवेशन का तो चांस ही नहीं है। जबकि इनोवेशन क्या होता है, ह्यूमन खुद अपने आप से कुछ नई ही चीज़ बना दे, तो इनोवेशन को हैम्पर कर सकता है। फिर इनइक्वल ग्रोथ होती है साइंस के अंदर। ऐसे खुद भी आप अपने आप से भी सोच के बना सकते हैं, ठीक है। यही मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया है मेंस के अंदर कि थ्रेट क्या है ओपन साइंस के अंदर, और कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए एआई के अंदर। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डीपीआईटी ने लॉन्च किया है भास्कर इनिशिएटिव फॉर इंडियाज़ स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, सबसे पहले तो इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम देख लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो भाई थर्ड लार्जेस्ट हम आते हैं आफ्टर यूएस एंड चाइना। सबसे पहला आता है भाई यूएस, दूसरा आता है चाइना, और थर्ड पे है इंडिया। ग्रेट। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर हम सिटीज़ की बात करेंगे कि कौन सी सिटी अगर टॉप 10 में करती है, ये हम कंट्री देख रहे हैं, सिटी की बात करें तो टॉप 10 में सिटी हमारी सिर्फ एक ही है, बेंगलुरु। बाकी सिटी हमें कोई देखने को नहीं मिलती इंडिया की सिटी। बाकी चाइना की है, इजराइल की है, यूएसए की है, ऑफ कोर्स। सिटी में एक ही है टॉप 10 में, बेंगलोर। ओके, ये कौन सब देखता है स्टार्टअप के बिजनेसेस को, कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, अभी हम जो स्टार्टअप बोल रहे हैं भाई, तो किसको हम स्टार्टअप बोलेंगे? तो भाई कोई भी ऐसा बिजनेस जो 10 साल से कम हुआ है, उसकी एज 10 साल से कम है, इनकॉर्पोरेट हुआ तब से, फिर उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम तक का है, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर जाए तो ऑफकोर्स यार वो बड़ा बिजनेस हो जाएगा। फिर कोई भी स्टार्टअप जो इनकॉर्पोरेट है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर पार्टनरशिप, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, फिर अदर इनिशिएटिव क्या क्या है जो हमने ले लिए हैं ऑलरेडी अवेलेबल इनिशिएटिव, कौन कौन से हमारे? तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपको फंडिंग भी प्रोवाइड होगी, साथ ही साथ आपको एक्सपर्टीज़ भी, मेंटरशिप भी प्रोवाइड होगी। फिर मार्ग पोर्टल है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इंडिया बाय डीपीआईआईटी का ही है ये भी। और फिर है फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम। ओके, तो ये ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा स्टार्टअप का हमारे पास डेटा है। आगे अभी हम क्या पढ़ेंगे कि भास्कर जो हमने लॉन्च किया है वो क्या काम करने वाला है। तो भाई भास्कर ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, उसके अंदर ही हमने लॉन्च किया है, ठीक है।
इसके फीचर्स क्या रहेंगे? तो सबसे पहले नेटवर्किंग, ये ब्रिज करेगा गैप को अलग अलग स्टेक होल्डर के बीच में, ठीक है। कि समझ लीजिए किसी को इनोवेशन है, किसी के पास इनोवेशन है तो किसी के पास पैसा है, दोनों को मिला दीजिए। फिर सेंट्रलाइज एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि जो भी क्रिटिकल टूल्स या फिर नॉलेज है वो स्टार्टअप को मिल जाए। फिर क्रिएटिंग पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन, हर एक जो स्टार्टअप होगा उसके लिए एक अलग आईडी जनरेट होगी जिसको हम यूनिक भास्कर आईडी बोलेंगे। फिर इन्हेंसिंग डिस्कवरेबिलिटी, ये सर्च फीचर भी अब अच्छा खासा देता है कि भाई अलग अलग मार्केट है उसका आपको डेटा दिया जाएगा। जो कोलैबोरेटर है, जो चाहते हैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर दें, उसका डेटा दिया जाएगा। इससे भाई फास्ट हो जाता है जो भी काम करना है उसको। और फिर सपोर्ट करेंगे सपोर्टिंग इंडियाज़ ग्लोबल ब्रांड, तो भाई जो इंडिया की रेपुटेशन है एज हब ऑफ इनोवेशन उसको ये और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हम थर्ड पे हैं, फर्स्ट पे आ जाए तो कमाल कर दिया, बट हालांकि हम बहुत ही पीछे हैं, बहुत बड़ा गैप है फर्स्ट और थर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन जो हमारे जो स्टार्टअप है ना, वो भी अराउंड 40 से 45% जो बनाते हैं ना, वो बाहर से ही पढ़ के आते हुए लोग हैं, यूएस से पढ़ के आए हुए लोग। ये हमने पहले शायद पढ़ लिया है, कौन से डेट में पढ़ा था वो मुझे याद नहीं, पर हमने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लोकपाल फॉर्म्स इंक्वायरी विंग टू प्रॉब ग्राफ केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। सबसे पहले तो भाई लोकपाल क्या होता है वही देख लेते हैं। तो भाई ये एक एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है, मतलब कि एक शख्स अपॉइंट होता है लोकपाल करके। इसका मेन फोकस क्या है, ये मेन काम क्या है कि जो भी सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कोई भी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको पकड़ना, दैट्स इट, उसके सामने इंक्वायरी चलाना, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, अभी लोकपाल क्या है प्रॉपर देख लेते हैं। तो ऑम्बड्समैन है, ओके, किससे इस्टेब्लिश होता है? तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से इस्टेब्लिश होता है। इसका काम है इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट करना करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट, बता दिया मैंने। ये कंसिस्ट कौन कौन इसके अंदर होते हैं? तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन है प्लस 8 मेंबर्स हैं, और ये भी जो 8 मेंबर्स हैं उसमें से 50% जितने मेंबर जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। ओके, कौन अपॉइंट करता है ये मेंबर्स को, चेयरपर्सन्स को? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट। फिर पहले हमारे लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष हमारे पहले लोकपाल थे, और अभी के लिए हमारे लोकपाल है AM खानविलकर। ओके, देखो ये लोकपाल अगर न्यूज़ में ना, तो आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि पॉलिटी की बुक निकालिए लक्ष्मीकांत, और कायदे से उधर लोकपाल और लोकायुक्ता पढ़ लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ में है। ओके, ये हमने देख लिया। हाँ, साथ ही साथ पावर इसके पास क्या है लोकपाल के पास? तो ये सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन करेंगे हर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इंक्लूडिंग CBI भी, इफ़ जो भी केस हुआ है वो लोकपाल ने रेफ़र किया हुआ हो, ठीक है। चलिए, मेनली ये मेन बॉडी है जो सबको देखती है ऊपर से। देख लेते हैं इन्होंने अभी अभी क्या किया। तो इंक्वायरी विंग बना दी है अंदर 11 इसके सेक्शन 11 के अंदर, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर। ये मेन काम क्या होगा? तो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, दैट्स इट। इंक्वायरी विंग का देख लेते हैं क्या क्या होगा भाई। तो ये प्लेनली इंक्वायरी करेंगे एनी ऑफेंसेस के अंदर जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर आते हैं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, डेफिनेटली। फिर इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी होगी वो लोकपाल को विद इन 60 डेज इनको देनी होगी। इनके अंदर कौन कौन होगा? तो एक डायरेक्टर होंगे, फिर इनके हेल्प करने के लिए 3 SP होंगे। SP कौन कौन? तो एक SP जनरल जो होते हैं वो, दूसरे इकोनॉमिक एंड बैंकिंग के, और तीसरे साइबर के। ओके, फिर SP को भी इवन असिस्ट करने के लिए दूसरे इंक्वायरी ऑफिसर्स होंगे, यस। और जो भी इंक्वायरी ये विंग है ना, इनके पास पावर होगी सिविल कोड की अंदर, कोड ऑफ सिविल एंड सिविल प्रोसीजर 1908। ओके, क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? एक तो ये लोकपाल से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन अपॉइंट करता है, कितने मेंबर होते हैं। दूसरा, जो इंक्वायरी विंग है इसके कंपोजिशन, या फिर ये डेट कितने डेट में फाइलिंग करते हैं, और कौन से केसेस ये देखते हैं। नॉर्मल इश्यूज़ क्या क्या है भाई लोकपाल को? इतना सारा मैकेनिज्म हमने करके रखा है करप्शन का, फिर भी क्यों दिक्कत हो रही है हमारे? तो भाई इश्यूज़ है, सबसे पहले तो वैकेंसीज़। तो हमें भाई एक विंग बनानी है प्रोसिक्यूशन विंग, वो अभी तक हम बना ही नहीं रहे हैं। फिर लिमिटेशन है 7 साल की, कि आपके ऊपर कोई भी करप्शन हुआ है तो 7 साल के अंदर ही आप फाइल कर सकते हो, उसके ऊपर हो गया फिर फाइल नहीं हो सकता है। फिर इनफेक्टिवनेस भी है, जितना भी केसेस फाइल होते हैं ना उसमें से 68% तो विदाउट इंक्वायरी ही ऐसे ही डिस्पोज हो जाते हैं कि भाई नहीं भाई इसमें कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप गलत हो। तो कायदे से कितने ऊपर इंक्वायरी होती है? तो ओनली 32%। तो ये गलत है, राइट? तो मतलब ही क्या है आपका ये बनाने का? तो ये हमारी यहाँ दिक्कत है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एमपॉक्स। एमपॉक्स देखो हम बार बार देख रहे हैं, ठीक है, बीमारी है ये। सबसे पहले उसी को देख लेते हैं, एमपॉक्स।
बस उसकी वैक्सीन हमने बना ली है, उसको प्री क्वालिफाइज जो सर्टिफिकेट होता है वो का वो मिल गया WHO का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एमपॉक्स देखते हैं, ये बीमारी क्या है वो देख लेते हैं। तो एमपॉक्स, पहले हम इसको मंकी पॉक्स भी बोलते थे, पर क्यों हटा दिया कि भाई मंकी पॉक्स किसी के एनिमल का नाम है, तो हमने मंकी से मंकी पॉक्स हटा दिया और एमपॉक्स रख दिया कि भाई एनिमल की डिग्निटी भी हार्म नहीं होनी चाहिए। ये भाई एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है कि भाई एनिमल से ह्यूमंस के में जो फैलता है वो जूनोटिक डिजीज़ है। ओके, आगे फिर पैथोजेंस, किससे ये फैलता है, तो मंकी पॉक्स नाम का एक वायरस है, उससे ये फैलता है। ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है और इस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। ओके, डिस्कवरी सबसे पहले में डेनमार्क में ये देखा गया था, मंकी के अंदर रिसर्च चल रही थी वहाँ पे। और पहला ह्यूमन केस कहाँ पे मिला था, तो DRC कॉन्गो में एक बच्चे के अंदर ये मिला था, 9 मंथ ओल्ड बच्चे के अंदर। ओके, ये सब ज़रूरी नहीं है, याद रखना। फिर ट्रांसमिशन कैसे होता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आप क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, या फिर मदर टू फीटस हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो स्किन रैश होती है, छोटे छोटे ऐसे आपको दाने जैसे निकल जाएंगे, ठीक है। फिर हेडेक होगा, स्वॉलन लिम्स नोड्स होंगे, फीवर आएगा, एसेट्रा एसेट्रा। आप एक बार देख लेना, बहुत डेंजर है यार एमपॉक्स। WHO का रिस्पॉन्स क्या है, तो एमपॉक्स को हमने डिक्लेयर कर दिया है एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। 22 में भी किया था, 24 में भी किया, और ये जो न्यूज़ आई थी उसको भी हमने पहले कवर कर लिया है। ये जो WHO की कमेटी होती है वही इसको डिक्लेयर करती है एज एनी डिजीज़ एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। चलिए आगे देखते हैं। ये जो प्री क्वालिफिकेशन मिल गया है उसको मतलब क्या है, तो भाई WHO खुद देखती है कोई भी वैक्सीन को और फिर बता देती कि हाँ भाई ये वैक्सीन हमें तो अच्छी दिख रही है, देख लीजिए आप खुद, ठीक है। अभी देखो ये सर्टिफिकेट मिल जाए ना, प्री क्वालिफिकेशन मिल जाए ना, उसका मतलब ये नहीं है कि WHO ने अप्रूवल दिया है इस वैक्सीन को कि हाँ भाई ये वैक्सीन 100% ट्रू है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो बहुत अच्छी है। WHO का अप्रूवल नहीं है ये सिर्फ आपको बताते हैं कि हाँ भाई ऐसी वैक्सीन है और ठीक है ये, दैट्स इट। इसको अप्रूवल नहीं मानाना है। अप्रूवल कौन देगा आपको, तो अप्रूवल जो भी स्टेट है, नेशन है, उसकी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूवल देगी। चलिए ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इस अप्रूवल का, अगर ये प्री क्वालिफिकेशन का कोई मायने ही नहीं है तो क्यों देती है, तो प्री क्वालिफिकेशन से आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जो आपकी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी पता चलेगा कि भाई WHO ने ऑलरेडी अप्रूवल तो दे रखा है, प्री क्वालिफिकेशन दे रखा है। साथ ही साथ जो अदर अलायंस है जैसे कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, साथ ही साथ यूनिसेफ, इन सबको फ़ायदा मिलता है कि हाँ भाई जल्दी से हमें प्रोक्योर करना चाहिए और इस काम को एक्सेलरेट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्री क्वालिफिकेशन मिल गया है। दैट्स इट। चलिए अभी क्या है ये वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन का नाम क्या है, तो MVABN किसने बनाई है, तो डेनिश फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है उन्होंने बनाई है। ये भाई 18 साल के ऊपर के कोई भी हैं उनको ये दे सकते हैं हम। ऑलरेडी जो सिंगल डोज है उससे 76% जितनी इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है, 2 डोज ले लो तो 82% जितनी इफेक्टिवनेस देखने को मिल सकती है। बढ़िया है, देखो अगर ये वैक्सीन काम करती है ना तो इट इज़ वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है तो थोड़ा जो बकवास होगा उसको जल्दी भगाएंगे। जैसे कि पहला ही है क्रिएट भाई क्या काम करता है, तो जो भी MSME है उसको और बूस्ट करने का, इसीलिए किसने इसको बनाया, कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इनोग्रेट किया है क्रिएट, लेह के अंदर, लेह लद्दाख आपको पता है, ठीक है। क्रिएट क्या करेगा भाई, तो MSME जो भी उधर के हैं उसकी और क्वालिटी इन्हेंस हो जाए, उसकी लोकल प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाए, उसका ये काम करेगा। जैसे कि पश्मीना वूल रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ को और बढ़ाएंगे, फिर जो उधर एवल एक्सट्रैक्शन चलता है फ्रॉम रोजेज एंड अदर फ्लावर्स उसको और बढ़ाइए, और फिर प्रोसेसिंग करते हैं ये फ्रूट्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स की फॉर बायो फ्यूल या फिर बायो ऑयल, उसमें भी ये बढ़ाएंगे। दैट्स इट, बकवास है, ठीक है। हमें पर्टिकुलरली कहाँ पे काम आ सकता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए इंडिया क्या इनिशिएटिव लेके आए हैं, ठीक है, लेह लद्दाख या फिर कश्मीर जैसे एरिया के लिए, तो ये क्रिएट है ताकि उधर के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। फिर है लोक अदालत, तो भाई न्यूज़ में क्यों था, तो लोक अदालत ने अराउंड 1.14 करोड़ केसेस सेटल कर दिए हैं इन 2024, तो उसकी जो 3rd एडिशन बना था उसके अंदर। दैट्स इट, यही न्यूज़ है, ये इसको आपको यूज़ करना है अपने डेटा में, बहुत काम आएगा। लोक अदालत भाई कैसे बनती है, लोक अदालत छोड़ो, सबसे पहले देखो ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो नालसा ने ऑर्गेनाइज करा था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये नालसा किसके अंदर बना हुआ है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ओके, देखो नालसा है, फिर सालसा है, नेशनल सालसा मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर डालसा है उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इन सबको लीगल सर्विस एक्ट
1987 के अंदर बना हुआ है। ओके, अभी लोक अदालत के बारे में लोग देखते हैं। तो लोक अदालत इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, हम पहले भी ये देख चुके हैं, ठीक है। दूसरे और कौन कौन से होते हैं, तो आर्बिट्रेशन होता है, काउंसिलेशन होता है, फिर मीडिएशन होता है, ये सब आपने देखा है, हमने कल परसों ही शायद इसके बारे में बात की थी। ये किसके अंदर हम बनाते हैं, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्ट के अंदर, और एक्ट के अंदर बना है, इसका मतलब ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब कोई भी बॉडी जो एक्ट के अंदर बनी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है वो अपनी हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अंदर इसके पास सेम पावर है एज ए सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हमने ये ऊपर भी देखा, जो लोकपाल की इंक्वायरी विंग थी उसके पास भी सेम पावर थे। फिर ये डिसीजन जो इनका डिसीजन होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है हर पार्टी के ऊपर। इसके बाद आपको अपील मैकेनिज्म नहीं मिलता है। दैट्स इट, ठीक है। फिर है भाई इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, किसने बनाया है, तो इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, इस एटलस से हमें क्या पता चलेगा कि किस एरिया के अंदर ज़्यादा मिनरल पड़े हुए हैं, कहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल ज़्यादा है, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी या फिर मेट्रोलॉजिकल एनर्जी हमें कहाँ पे और ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। दैट्स इट, नॉर्मल सब बात है, ठीक है। ये जो इनकॉइज है, सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज, ये भाई ऑटोनोमस बॉडी है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। ये ओशन का डेटा प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन एंड डिवाइसेस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जिसको भी ज़रूरत हो, टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, किसी को भी, नॉर्मल बात है, ठीक है। चलिए, फिर है ऑपरेशन सद्भाव। तो रिसेंटली जो म्यांमार वाला रीजन है, म्यांमार, वियतनाम, लाओस वाला रीजन, वहाँ पे भाई टाइफून आ गया था, टाइफून यागी। देखो, जब हम जिसको साइक्लोन बोलते हैं ना, उसको वो लोग टाइफून बोलते हैं। दैट्स इट, अलग अलग नाम है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये हमारा सारा रीजन हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दुनिया बना के दिखा दी। जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ पे विलीविलीज बोलते हैं। जो जापान, चाइना और ये वाला साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, यहाँ पे टाइफून बोलते हैं। फिर अमेरिका वाले हरिकेन्स बोलते हैं, हम साइक्लोन बोलते हैं। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है वो वाले, तो अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये टाइफून यागी आया था, वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया, तो इसलिए हमने हेल्प भेजी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन सद्भाव। ओके, इसमें कन्फ्यूजन क्या नहीं करना है, इससे पहले आ गया था ऑपरेशन सद्भावना। ये ऑपरेशन सद्भावना वॉज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, और ये ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का कि भाई जम्मू कश्मीर के रीजन में है, उधर हम कुछ सिविक एक्शंस करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, दैट्स इट, उसके लिए था, ठीक है। तो डू नॉट मैच सद्भावना विथ सद्भाव। सद्भाव इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, ठीक है। अभी इस कंट्रीज़ को याद कैसे रखेंगे, देखो मैंने बहुत बार बताया, एक और बार हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ MLVTC, और ये टी के नीचे आप जाओगे तो भाई MSI, ठीक है। चलो, अभी इसका मतलब यार, हाँ, इन सब के ऊपर, यहाँ पे एकदम ऊपर, यहाँ पे C, चाइना। तो भाई M का मतलब म्यांमार, म्यांमार बॉर्डर बनाता है लाओस, फिर लाओस के बाद वियतनाम। फिर देखो, ये इन शॉर्ट जो चीज़ बाजू बाजू में है ना, उसको आप जोड़ दीजिए ऐसे, फिर ये चाइना तीनों के साथ जुड़ेगा। तो भाई जो भी बाजू में आपने जोड़ दिया, तो ये उसकी बॉर्डरिंग स्टेट हो जाएगी। M का मतलब म्यांमार, L का मतलब लाओस, V का मतलब वियतनाम, T का मतलब थाईलैंड, C का मतलब कंबोडिया। फिर ये नीचे मिलेगा आपको मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, C फॉर चाइना। ये सारी की सारी बॉर्डरिंग स्टेट है, MLVTC MSI। ये पूरा का पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा। और आप विथ बॉर्डरिंग स्टेट की कौन सी कंट्री की बॉर्डर किसके साथ लगती है, अभी देख लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं। तो भाई ये C, कंबोडिया की बॉडी भाई किस किस के साथ लगेगी, तो भाई थाईलैंड, वियतनाम, और इसके ऊपर है लाओस, इसके साथ लगेगी। दैट्स इट, ये तीन के अलावा किसी के साथ नहीं होगी। तो इसी के तरीके से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है चामरान-1 सैटेलाइट, ये भी ईरान ने लॉन्च कर दिया, बस इतना ही न्यूज़ में। चामरान किसकी सैटेलाइट है, तो ईरान की सैटेलाइट है। इससे भाई यूएस को क्या दिक्कत हो सकता है कि भाई इसका यूज़ करते हुए आगे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले, दैट्स इट, ठीक है। और किसके थ्रू लॉन्च की है, तो कासिम 100 रॉकेट के थ्रू, ठीक है। फिर है इरूला ट्राइब। देखो, इरूला ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी जो जहर होते हैं, सांप का जहर चढ़ जाता है तो उसका एंटीडोट भी हम सांप के जहर से ही बनाते हैं। तो जितने भी वेनम यूज़ होते हैं एंटीडोट के अंदर इंडिया में, उसका 80% वेनम ये इरूला ट्राइब ही हमें प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं।
ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तमिलनाडु के अंदर रहता है। ये यूजुअली किस एरिया में रहते हैं, तो नीलगिरी एरियाज में रहते हैं। ये स्प्रेड ओवर कर्नाटका एंड केरला भी हैं, मतलब जो साउदर्न वाला पूरा एरिया हो गया वहाँ पे ये हैं। फिर ये मेनली निग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं। देखिए मेनली बहुत सारी रेस है हमारे पास। ये नेग्रिटो मतलब हब्सी भी हम बोलते हैं, पता है, वो लोग हैं। ये यूजुअली अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका से होते हुए बलूचिस्तान के थ्रू, मतलब पाकिस्तान वाले एरिया के थ्रू इंडिया के अंदर आ गए थे। ये नेग्रिटो थे। फिर हमारे पास है ऑस्ट्रेलॉइड, ये मैं लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलॉइड। फिर हमारे पास मोंगोलॉइड, मतलब ये सब रेस है, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। फिर है हमारे पास द्रविड, फिर भाई आर्मेनॉइड है, आर्याज है, आर्या भी आपको पता है, फिर अल्पाइन है। तो ऐसे अलग अलग है। ये जो मंगोलॉइड है वो मंगोलॉइड वाले एरिया से आए थे। फिर द्रविड़ है, वो बोला जाता था कि जो मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन थी वहाँ पे ये लोग थे, ठीक है। और हाँ, ऑस्ट्रेलॉइड जो है ना, इसको हम निषाद भी बोलते थे। ये ऑस्ट्रेलॉइड कहाँ से आए थे, तो भाई वेस्टर्न एशिया से ये लोग आए थे। दैट्स इट। चलिए इतना काफ़ी है। इन शॉर्ट ये नेग्रिटो थे। नेग्रिटो मतलब अफ्रीका से हुए लोग। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इरुला, तो इरुला लैंग्वेज बोलते हैं, और इनकी स्क्रिप्ट है तमिल स्क्रिप्ट। ठीक है चलिए। और ये जो मैंने बताया ये रेस होती है, अपने एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा। रेस मतलब ये किस में बिलोंग किससे करता है। फिर आखिरी है ऑपरेशन चक्र 3। अब देखो ऑपरेशन चक्र इंटरपोल है, पूरे वर्ल्ड की पुलिस आप बोल सकते हो, इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल। इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया था ऑपरेशन चक्र। इनका मेन फोकस क्या था कि जितने भी साइबर क्राइम के रिलेटेड नेटवर्क हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज नेटवर्क हैं, उनको तोड़ देना। दैट्स इट। तो इसी के अंदर इंडिया के अंदर जो चलाते हैं वो सीबीआई चलाती है। जो इंटरपोल ने ये एजेंडा चलाया, सीबीआई ने उसका नाम दे दिया ऑपरेशन चक्र। इंडिया के अंदर सीबीआई चलाती है। इसका फ़ेज़ 1 और हम 2022 में लेके आए थे, फिर 23 में फ़ेज़ 2 लेके आए, और 24 में फ़ेज़ 3 लेके आ गए। दैट्स इट। और ये जो हमने ऑपरेशन किया वो हमने यूएस की एफबीआई के साथ मिलकर किया। ओके दैट्स इट। तो ऑपरेशन चक्रा इज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, और जो अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल क्राइम नेटवर्क है उसको हम तोड़ देते हैं। फिर है हिंदी दिवस। तो भाई 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया। फर्स्ट हिंदी दिवस 1953 में हमने सेलिब्रेट किया था। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कहाँ पे दे रखा है, तो आर्टिकल 343 के अंदर हमने दे रखा है। और इसी के दिन प्रेसिडेंट जी ने राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अवार्ड्स भी सबको दिए हैं। ठीक है चलिए। फिर आखिरी हमारी एम विश्वेश्वरैया। देखो एम विश्वेश्वरैया वॉज अ सिविल सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। उनके टाइम के ये थे। उन्हीं के बर्थडे के दिन इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मैसूर के दीवान भी रहे हैं। इन्होंने फिर डैम बनाया था। जो डैम की डिज़ाइन होती है आर्किटेक्ट, वो कृष्णराज सागर डैम इन्होंने का ही था। फिर ये डिवाइस किए थे स्टील डोर्स डैम के अंदर। फिर बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इन्होंने ही बनाई थी। और इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। इनको अवार्ड भी मिला था, नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, नाइट कमांडर, एंड भारत रत्न अवार्ड इन 1955। एथिक्स में भी हम इनके नाम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एम विश्वेश्वरैया है ना, वो ऐसे बोला जाता है कि 2 कैंडल अपने पास रखा करते थे। एक कैंडल वो जब ऑफिशियल ऑफिस का काम करते हो तब यूज़ करते हैं, और दूसरी कैंडल जब वो पर्सनल काम करते हो तब यूज़ करते हैं। मतलब इतने एथिकल थे कि मैं मेरा पर्सनल काम करूँ ना, तब मेरी ऑफिशियल कैंडल भी यूज़ नहीं करूँगा। तो बस एथिक्स के अंदर, इंटीग्रिटी के अंदर हम एम विश्वेश्वरैया का नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है चलिए। ये आज के आपके क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के बेस्ड, इसको भी देख लीजिएगा और मेंस बेस्ड भी देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।